एवरीबॉडी, वेलकम टू वीओए एकेडमी। वीओए एकेडमी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम अपनी इस सीरीज़ में आपको 10th क्लास का सारा सिलेबस, 10th क्लास सीबीएसई का सारा सिलेबस कवर करवा रहे हैं। अगर आप एक न्यू व्यूअर हो और अगर आप 10th क्लास से हो, आप साइंस स्टडी कर रहे हो, तो आप इस वीडियो सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हैं। आप इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं और अपनी 10th क्लास का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। हम अपनी इस वीडियो सीरीज़ के अंदर आपको पूरे 10th क्लास का सिलेबस इन डिटेल कवर करवा रहे हैं। ये जो सीरीज़ अब आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो अब आप देख रहे हैं, ये है फिज़िक्स सीरीज़ का पार्ट, साइंस सीरीज़ का एक पार्ट, जिसमें हम फिज़िक्स के सिलेबस को अच्छे से और पूरी कंप्लीट कर रहे हैं। अपनी इस वीडियो के थ्रू मैं आपको लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन चैप्टर कवर करवा रही हूँ। हमने अपनी अब तक की वीडियो सीरीज़ के अंदर रिफ्लेक्शन को कंप्लीट कर लिया है और अब हम रिफ्रैक्शन के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसका काफ़ी पोर्शन हम कवर कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर। तो अगर आप एक न्यू व्यूअर हो तो आप अपने फ़ोन से प्लेलिस्ट की तरफ जा सकते हो और वहाँ जाकर जो दूसरी वीडियोस हैं उन्हें देख सकते हो, ताकि आप अपना चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। तो हम अपने इस लेक्चर को आगे सी फॉरवर्ड करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ओवरव्यू दे देती हूँ पिछले लेक्चर का, कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, क्या नहीं किया था। तो हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया था। देखो, जैसे अगर आप रिफ्लेक्शन टॉपिक को कवर कर चुके हो तो आपको पता होगा या आपने स्टडी किया होगा कि रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ते वक्त आपने देखा होगा, आपने 2 लॉज स्टडी किए होंगे, वैसे ही इन द सेम सेंस रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज होते हैं और उन लॉज को हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर स्टडी किया है। अब वो लॉज क्या थे? वो लॉज थे कि मतलब कोई भी लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो कौन से ऐसे बेसिक रूल्स हैं जो वो फॉलो करती है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। तो उसमें से जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था? मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ अब मैं उसकी। मैंने, अगर आप उसको डिटेल में कवर करना चाहते हो तो आप पिछले वीडियो पे जा सकते हो, वहाँ पे हमने इन टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया हुआ है। तो अभी मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ। उसमें क्या है कि जो आपकी रिफ्रैक्शन है उसका फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अब जब आप रिफ्रैक्शन को स्टडी करते हो ना, तो जैसे रिफ्लेक्शन करते वक्त हमने 3 रे स्टडी की थी। कौन सी थी वो 3 रेस? फर्स्ट थी इंसिडेंट रे, सेकेंड थी नॉर्मल और थर्ड थी रिफ्लेक्टेड रे। वैसे ही रिफ्रैक्शन स्टडी करते वक्त भी आप 3 रेस के बारे में बात करते हो। फर्स्ट होती है आपकी इंसिडेंट रे, सेकेंड होती है आपकी नॉर्मल रे और थर्ड होती है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट लॉ है वो इन तीनों रेस के बारे में है। जो फर्स्ट लॉ है वो आपका क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है तो उसमें क्या होगा, उसमें ये जो तीनों रेज है ना वो हमेशा एक ही सेम प्लेन के अंदर लाई करेगी। सेम प्लेन से मेरा मतलब क्या है कि अगर लाइट इस बोर्ड के अलॉन्ग आ रही है, ठीक है, अब ये बोर्ड एक प्लेन सरफेस है, अगर लाइट इस बोर्ड के अलॉन्ग आ रही है तो जब वो रिफ्रैक्ट होगी, अब रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि जब वो अपना मीडियम बदलेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाएगी, तब क्या होगा, तब वो जब अगर रिफ्रैक्ट होगी, अगर वो बेंड होएगी, है ना, तो बेंड होने के भी 2 तरीके हैं, वो भी हमने देखा था। वो बेंड या तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होएगी। ठीक है, तो अगर वो लाइट अगर किसी भी मीडियम, अगर किसी प्लेन के अंदर आ रही है, मान लो हम कह रहे हैं इस बोर्ड के प्लेन के अंदर आ रही है, तो जब वो बेंड होएगी तो वो इसी बोर्ड के अंदर बेंड होएगी, मतलब इसी प्लेन के ऊपर रहेगी, इसी सरफेस के ऊपर रहेगी। ये नहीं है कि लाइट इस तरीके से आ रही है और वो बेंड होकर ऐसे चली जाए, नो, ये नहीं होगा। ओके, जो लाइट है आपकी वो हमेशा एक ही प्लेन के अंदर रहेगी, वो अपने जो भी प्लेन है आपका उससे कभी भी बाहर नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, यानी अब आप जो भी रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है उसको आप पेज पे ड्रॉ कर सकते हो बहुत ही आराम से। अब आपका सेकंड रूल क्या रहेगा? सेकंड रूल आपका ये रहेगा कि जो अगर आप क्या कर लो, एक मीडियम फिक्स कर लो। ठीक है, क्या फिक्स कर लो? 2 मीडियम फिक्स कर लो। जैसे अब रिफ्रैक्शन है तो वो पेयर ऑफ मीडियम्स के अंदर होगी, तो अगर आप 2 पेयर ऑफ मीडियम फिक्स कर लो, जैसे एक अगर आप एयर ले लो, एक वाटर ले लो, एयर ले लो, हनी ले लो, एयर ले लो, केरोसिन ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, कोई भी 2 मीडियम अगर आप फिक्स कर लो और अगर आप क्या कर लो, एक वेवलेंथ फिक्स कर लो। जो सेकंड लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको क्या करना है, आपको फिक्स करना है सेट ऑफ मीडियम्स जो भी
भी आपको मीडियम यूज़ करने हैं ना अपनी रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को स्टडी करने के लिए, उसको आपको फिक्स कर लेना है। अगर आप इस लॉ को वेरीफाई करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि लॉ कैसे काम कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको गिवन सेट ऑफ मीडिया फिक्स कर लेना है और आपको क्या कर लेना है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लेनी है। इतना तो आप जानते ही हो ना कि जो जो वाइट लाइट है आपकी, है ना, जो नॉर्मल लाइट है जो आप यूज़ कर रहे हो अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, है ना, जो ट्यूब लाइट से आ रही है या जो सन जो लाइट दे रहा है, वो सारी लाइट क्या है, वो मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ्स है। ठीक है, उसमें बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स मिक्स होती हैं। तो ऐसी लाइट जब मतलब ऐसी लाइट को रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को स्टडी करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज फिर उसमें जो डाइवर्जन है, जो आपको मतलब वहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन तो देखने को मिलेगा, साथ में वो डिस्पर्जन के फिनोमेना के साथ मिक्स हो जाएगी। तो अगर आपको क्लियर कट सिर्फ रिफ्रैक्शन देखना है तो आपको क्या करना होगा, आपको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ चूज़ करनी होगी। पर्टिकुलर वेवलेंथ से मेरा मतलब है, आप ये भी समझ सकते हो कि आपको एक पर्टिकुलर कलर फिक्स करना पड़ेगा। आइदर यू टेक वायलेंट कलर, आइदर यू टेक ग्रीन कलर, आइदर यू टेक रेड कलर, आइदर यू टेक ऑरेंज कलर, बट फिक्स वन कलर। ठीक है, एक कलर को आपको क्या कर लेना है, फिक्स कर लेना है, आपको कलर चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अगर आप ये दो चीज़ों को फिक्स कर लेते हो, यानी आप एक गिवन सेट ऑफ मीडियम ले लेते हो और अगर आप एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ले लेते हो, फिर उसके बाद अगर आप अपना एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, आप जो लाइट है उसको आप डिफरेंट इंसिडेंट एंगल्स पे फेंकोगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंट क्या मिलेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल्स मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट इंसिडेंट एंगल्स मिलेंगे, डिफरेंट रिफ्रैक्टेड एंगल्स आपको मिलेंगे। तो अगर आप डिफरेंट इंसिडेंट एंगल्स ले रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कभी 30 ले रही हूँ, कभी 45 ले रही हूँ, कभी 60 डिग्री ले रही हूँ, उसके रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंट रिफ्रैक्टेड एंगल्स मिलेंगे। मैं रैंडम ले रही हूँ, कभी 16 आ गया, इसमें मान लो 31 आ गया, इसमें मान लो 52 डिग्रीज आ गए। ठीक है, मैं ये केस मान लेती हूँ कि मेरी रीडिंग थी, अगर मैंने गिवन सेट ऑफ मीडियम लिया, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ फिक्स की और फिर उसके बाद मैंने ये रीडिंग ली। अब आप क्या करोगे, अगर अब आप ये रेशो कैलकुलेट करोगे, क्या रेशो कैलकुलेट करोगे, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, यानी साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल अगर आप ले लोगे हमेशा हर एक केस के लिए, कभी आई की जगह 30 पुट कर देना, आर की जगह 16 पुट कर देना, कभी आई की जगह 45, आर की जगह 31, आई की जगह 60, आर की जगह 52। अगर आप ये सब रेशियोज पुट कर देते हो तो क्या होगा, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। कांस्टेंट से मेरा मतलब क्या है कि ये वैल्यू हमेशा सेम आएगी, हर एक केस में वैल्यू हमेशा क्या बनेगी, सेम बनेगी। और इस लॉ का एक इम्पॉर्टेंट नाम भी है और इस लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, न्यूमेरिकल्स में भी आपको काम आएगा और फर्दर चीज़ों में भी आपके काम आएगा। तो वो रूल क्या कहता है कि गिवन सेट ऑफ मीडियम के लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए दिस रेशो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल हमेशा क्या आएगा, हमेशा एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इसका नाम क्या है, स्नेल्स लॉ। अब आगे अगर जो हमने डिस्कशन करनी थी, अब ये रूल मैंने यहाँ पे इसको आपको डिटेल में समझा दिया है। पिछली बार हमने पिछली वीडियो के अंदर सिर्फ इसका एक ओवरव्यू देखा था। आई होप अब आपको डिटेल में समझ आ गया हो कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ। अब जो आपको नेक्स्ट चीज़ जो स्टडी करनी है, जहाँ पर हमने एक सस्पेंस छोड़ा था अपनी पिछली वीडियो के अंदर, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये कांस्टेंट भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ये कांस्टेंट कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब ये कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट असल में एक नंबर है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये नंबर हमेशा क्या आता है, किसके बराबर आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर आप ये लॉ समझ चुके हो तो आपको काफ़ी आसानी होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंसेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं। अभी ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने क्या पढ़ना है, देखो ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है,
अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए या ये टर्म क्यों आई है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, है ना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको समझने के लिए आपको दोबारा रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट को एक बार दोबारा रिवीजन करनी होगी। रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में हमने क्या देखा था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ रिफ्रैक्शन के टॉपिक का सबसे पहला हमारा मोटिव क्या था, ये देखना कि रिफ्रैक्शन होती क्या है। तो रिफ्रैक्शन होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो अब ये तो आपको पता ही है। इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इससे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो उसमें हमारा क्या मतलब फ़ायदा, या हम ये चीज़ क्यों स्टडी कर रहे हैं, मीडियम बदलने से क्या हो जाता है, मतलब ऐसा क्या खास होता है मीडियम बदलने से कि हमें उसे एक बड़ा टॉपिक बनाकर स्टडी करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ भी बहुत सिंपल है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर चली जाती है तो लाइट अपने पाथ को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। अदरवाइज वैसे अगर लाइट एक ही मीडियम में ट्रैवल करती रहे तो लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, वो कभी भी अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शन, अपनी लाइन ऑफ मूवमेंट कभी भी चेंज नहीं करती है, बिल्कुल इवन इंच वो चेंज नहीं करती है। पर जब लाइट अपना मीडियम बदल लेती है, ठीक है, जब लाइट क्या करती है, अपना मीडियम बदल लेती है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो लाइट है वो बेंड हो जाती है, ठीक है, बेंड हो जाती है, अपना जो उसका निर्धारित उसका पाथ होता है उससे भटक जाती है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। अब ये टुवर्ड्स नॉर्मल क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या है, अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो, आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो शायद ही आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप इस चीज़ को समझने के लिए आप पिछली वीडियो की तरफ भी जा सकते हो, उससे कवर कर सकते हो। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपको, जब आपको डायग्राम्स बनाने होंगे अपने रिफ्लेक्शन के, तब आपको ये चीज़ काम में आएगी। तब चलो बेंडिंग हो गई है ना, ये तो हमने देख लिया बेंडिंग हो रही है, बट ये बेंडिंग होती क्यों है ना, इसका भी हमने स्टडी किया था। बहुत ही सिंपल सा कारण है, बेंडिंग होती है क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो लाइट की स्पीड में क्या आता है, एक सडन चेंज आ जाता है। क्या आ जाता है, एक सडन चेंज आ जाता है, ठीक है। सडन चेंज से मेरा मतलब क्या है कि लाइट की स्पीड है, जैसे जो लाइट की स्पीड होती है, अगर मैं आपको बता दूँ तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में, वैक्यूम से आप समझते हो जहाँ पे कुछ भी नहीं है, नील, जो जगह नील है बिल्कुल, वैक्यूम में जो आपकी लाइट की स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, और वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसे हमेशा डिनोट किया जाता है सिंबल सी के साथ, ठीक है। सी किसको सिग्निफाई करता है, सिग्निफाई करता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये सी सिंबल क्या सिग्निफाई करता है कि लाइट की स्पीड क्या होगी वैक्यूम के अंदर। अब जब लाइट क्या करेगी, अपना मीडियम बदल लेगी, जब लाइट क्या करेगी, अपना मीडियम बदल लेगी, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अब ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी लाइट की मैक्सिमम स्पीड है। जब लाइट की स्पीड एकदम से चेंज हो जाती है तब वो बेंडिंग कर लेती है। अब देखो, अब इतना तो हमें पता लग गया कि रिफ्रैक्शन में हो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन में बेंडिंग हो रही है ना। बट अब रिफ्रैक्शन अब डिपेंड भी करेगा ना मीडियम पे। जैसे मान लो एयर में, वाटर में, ऑयल में, हनी में, किसी और कोई वुडन चीज़ ले लो, कुछ आप कोई और मटेरियल ले लो, कोई भी अलग मीडियम ले लो आप, है ना। तो हर एक केस में क्या होगा, हर एक केस में जो लाइट की स्पीड होगी वो अलग अलग होगी ना। मतलब मीडियम बदलने से तो कुछ भी बदल सकता है। जैसे ऑयल भी आप डिफरेंट ले सकते हो, मस्टर्ड ऑयल ले लो, केरोसिन ऑयल ले लो, दोनों डिफरेंट ऑयल्स हैं, है ना, दोनों की डेंसिटी में चेंजेस हैं, तो दोनों में क्या होगा, जो रिफ्रैक्शन होगी उसकी अमाउंट डिफरेंट होगी, है ना, किसी में थोड़ी होगी, किसी में कम होगी। तो उस चीज़ को मापने के लिए, मतलब उस चीज़ की मेजरमेंट लेने के लिए कि रिफ्रैक्शन किसी ऑब्जेक्ट में, किसी मीडियम चीज़ में कितनी होती है, उस चीज़ को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस नई टर्म का यूज़ करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी टर्म है जो आपको बता सकती है, जो आपको समझा सकती है कि रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में मीडियम से क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब ये मीडियम है तो कितना रिफ्रैक्शन होगा, ये मीडियम है तो कितना रिफ्रैक्शन होगा। अगर आपको इस चीज़ के बारे में एक इंसाइट चाहिए तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मेरी चीज़ आएगी कि अब ये देखना कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या और ये हमारी मदद कैसे करता है, ठीक है। तो अब आप देखो,
अब जब आपको रिफ्रैक्शन देखना है तो अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से ये चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो मैं दो पेयर ले लेती हूँ, एक तो ले लेती हूँ मैं एयर और वाटर का, एक मैं पेयर ले लेती हूँ मान लो वाटर और ऑयल का। ऑयल कोई भी हो सकता है, ठीक है, मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये सिंपल एक एग्जांपल है, ठीक है। अब मान लो एयर और वाटर, इसमें कुछ एक डेंसिटी का फर्क होगा। मैं कुछ एक रैंडम नंबर्स ले लूँगी समझाने के लिए। मान लो इसकी डेंसिटी 100 है तो इसकी डेंसिटी 3000 है, ठीक है। इसकी डेंसिटी 3000 है तो मान लो इसकी डेंसिटी कुछ 5421 इतनी, कोई रैंडम नंबर मैंने ले लिया कि डेंसिटी सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। इन दोनों पेयर्स में जैसे फर्स्ट आपका एग्जांपल है उसमें क्या हो रहा है, जो आपकी लाइट है वो एयर से वाटर में जा रही है, और सेकंड केस में क्या हो रहा है, आपकी लाइट वाटर से ऑयल के अंदर जा रही है। अब आप ये देख रहे हो दोनों केसेस में हमने कौन सा केस उठाया है। अब इसकी डेंसिटी कम है, इसकी ज़्यादा है। सिमिलरली जो आपका केस 2 है, इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों के केसेस में क्या होगा, जब लाइट, अब इस चीज़ का जवाब आपको मुझे देना है, कमेंट सेक्शन में देना है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम के अंदर जाती है तो बेंडिंग कौन सी होती है उसकी, ठीक है। अब जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाती है तो उसकी कौन सी बेंडिंग होती है, इसलिए ये चीज़ मुझे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, ठीक है। तो वो बेंडिंग होती है रजे टुवर्ड्स नॉर्मल, मैं आपको भी बता रही हूँ। तो अब आगे देख रहे हो ये डिफरेंट पेयर्स के लिए है ना, ये पेयर ये पेयर ये पेयर ये पेयर, बेंडिंग तो दोनों में टुवर्ड्स नॉर्मल ही होगी, है ना। इतना तो आपको समझ में आ गया, दोनों तो बेंडिंग कहाँ होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल ही होगी बेंडिंग, ठीक है। बट इन दोनों की डेंसिटी में एक अमाउंट ऑफ डिफरेंस है, इनकी डेंसिटी में एक अमाउंट ऑफ डिफरेंस है, ठीक है। जैसे अब आपको पता लग रहा होगा इसमें 2900 का डिफरेंस है, इसमें अगर मैं जाऊँ तो 2421 इतना डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में डेंसिटी का डिफरेंस है ना। तो जो टुवर्ड्स नॉर्मल है कि कितना नॉर्मल के पास जाएगा उसमें भी डिफरेंस होएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जो सिग्निफाई करने के लिए हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस की, वो टर्म क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो टर्म क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेरा मतलब होगा कि हम एक मीडियम में स्पीड, एक मीडियम की स्पीड को दूसरे मीडियम की स्पीड से कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मुझे निकालना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मान लो मुझे ये चीज निकालनी है। देखो ये तो आप समझ रहे हो ना रिलेटिव यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हमने पेयर्स, रिफ्रैक्शन में हम पेयर्स की बात करेंगे, और जब पेयर की बात आएगी तब नेचुरली कंपैरिजन आएगा कि इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा। तो इसलिए हमने कौन सी टर्म इंट्रोड्यूस की, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, वो कंपेयर करता है दो मीडियम्स में लाइट की स्पीड को। तो अगर आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो उसे लिखा जाएगा हमेशा n21, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और ये किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। गॉट माय फैक्ट। ये क्या है, ये आपको देखो क्लियर। अब आप इस डेफिनेशन को थोड़ा स्टडी करो, आपको साफ साफ समझ में आएगा कि इतनी देर से मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रही थी, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जा रहा है, आपको साफ नज़र आ रहा होगा यहाँ पे बहुत क्लियरली, ठीक है। आप देख पा रहे हो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर क्या कर रहा है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम, जो भी आपने दो सेट ऑफ मीडियम लिए उनके बीच में जो लाइट की स्पीड है उसको कंपेयर कर रहा है। अब आपको यहाँ से पता लग रहा होगा, अब जैसे जो सेकंड मीडियम है उसके नीचे आ रही है, ठीक है। अगर ये वैल्यू, अब जैसे मान लो अगर ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है, नीचे वाली वैल्यू क्या है, कम है ना। या ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा कब होएगी, जब ये मीडियम क्या होगा, रेयर है, और नीचे वाली मीडियम कम कब होएगी, जब ये मीडियम क्या होगा, डेंस है। तो नेचुरली ये वैल्यू क्या आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी। जब ये पेयर होगा, रेयर टू डेंसर वाला पेयर होगा, तब उस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी। क्लियरली
1 से ज़्यादा ही बनेगी ना रजस की वैल्यू, तो उस केस में आप देखो रजत के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक गिवन पेयर के लिए, है ना, जब आप ऐसा पेयर लो 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, अगर वो वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब आप क्लियर कट देख सकते हो कि ये बेंडिंग हमेशा कहाँ होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे हमें क्यों स्टडी करना है, ये हमारे किस काम में आता है, हम इसे स्टडी ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें काफ़ी और चीज़ें बाकी हैं। अभी हमने सिर्फ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा है, इसके अलावा भी इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो आपको स्टडी करनी है। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड please watch this playlist and cover your syllabus as soon as possible and prepare well for your exams. Thank you.